नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के तपोधाम आश्रम में नया भवन विधिवत लोकार्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दिया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि भारत की असली पहचान उसकी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में है, जिन्हें दोबारा स्थापित करना जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन झेला, जिसमें विकास धीमा रहा। ऐसे ज्ञान के संग्रह का, उसको एक स्वरूप देने का, उसे लिपिबद्ध करने का स्थल है और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने नैमिषारण्य को भारत के उस पौराणिक तीर्थ को पुनर्स्थापित करने के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। आपने देखा कि सरकार वर्तमान में नैमिषारण्य में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। आप सोचो, जहां पे आज से 3500 वर्ष पहले हजारों की संख्या में, कहते हैं 88,000 ऋषियों ने 3 वर्ष से अधिक समय तक अनवरत एक जगह एकत्र होकर के और वहां पर भारत के पूरे जितना भी पुराण है, इन सभी पुराणों को लिपिबद्ध करने का काम किया। उससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो चुकी थी, लेकिन उसके उपरांत जितने भी जितने भी पुराण बने हैं, इन सब की रचना का जो पवित्र स्थली है, वह पवित्र स्थली यही सीतापुर, वर्तमान का सीतापुर जनपद, और वही नैमिषारण्य है, जिस नैमिषारण्य में आज भी हम। तो वहीं लखनऊ में बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ का सम्मेलन पीडब्ल्यूडी विश्वेश्वरैया हॉल में किया गया। वहीं इस सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विधायक पंकज सिंह और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन में मुख्य रूप से केंद्रीय बजट और उसके व्यापारियों पर असर पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही व्यापारियों की समस्याओं, सुझावों और हितों पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारिक समुदाय को सरकार की नीतियों और बजट से होने वाले लाभों की जानकारी देना और उनकी परेशानियों का समाधान खोजने में मदद करना है। अभी पंकज जी ने केंद्रीय बजट को लेकर के आपके सामने बहुत सारी चीजें बताई है, बहुत सारी चीजें आप सब जानते हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते बजट पर जितनी दृष्टि हम सबकी रहती है, मुझे लगता है उससे ज्यादा दृष्टि आप लोगों की रहती है। इसलिए केंद्रीय बजट में क्या आया है, उसमें से बहुत सारी चीजें आप सबको जानकारी है। हम सब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी हैं। आज अनेक अवसर हमारे पास है, लेकिन सभी परिस्थितियों के बाद जो व्यापारी है, अगर सुरक्षा की गारंटी ना हो तो कोई उत्तर प्रदेश में व्यापार करना चाहेगा क्या? समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो जो व्यापार करने वाले थे पहला इसलिए कर रहे थे कि अगर हम व्यापार करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे, तो ना हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, ना हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सुरक्षा की गारंटी है। अनेक अवसर हमको बजट के माध्यम से अभी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि 2014 से लगातार आपने केंद्र सरकार के बजटों को देखा है और इस बजट का उद्देश्य
उद्देश्य क्या रहता है? बजट का एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारा देश कैसे प्रगति करे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब आपने देश में सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया, तो वहीं लखनऊ में मेयर ने अभियंत्रण विभाग की बैठक में सड़क और नाला निर्माण में कड़ी सख्ती से बात कही। उन्होंने ठेकेदारों को चेतावनी दी कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेयर ने कहा कि समयबद्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। बैठक में नालों की सफाई और ढलान पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। काम की पारदर्शिता के लिए थर्ड पार्टी जांच को अनिवार्य किया गया। तो वहीं श्रावस्ती के भिगना स्थित जूनियर हाई स्कूल में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की 6वीं गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का निःशुल्क स्वास्थ्य मेला संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष धर्म मिश्र और विधायक और NMO अध्यक्ष डॉक्टर संदीप समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। राज्य महिला आयोग की अपर्णा यादव ने चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मेले में ग्रामीणों को निःशुल्क जांच, परामर्श और दवाइयां दी गई। बच्चों और महिलाओं को स्वच्छता, मानसिक धर्म और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी गई। दिनांक 4/2/26 को थाना भिंगा में मुकदमा अपराध संख्या 52/26 धारा 103(1), 318(4), 238 बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। उक्त मुकदमे का थाना भिंगा द्वारा परिस्थितिजनक साक्ष्यों, सर्विलांस की मदद और चक्षुदर्शी साक्ष्यों के आधार पर सफल अनावरण कर लिया गया है। संज्ञान में आया कि मृतक को अभियुक्त किशन कुमार द्वारा 30/1/26 की रात को शराब पिलाया गया और उसके बाद दोनों में पैसे के लेन देन पे झगड़ा हुआ, जिसके चलते अभियुक्त द्वारा मृतक के सर पे। तो वहीं वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ी करने के लिए पुराने और जर्जर मकानों को तोड़ने का काम जारी है। 23 जर्जर भवनों को तोड़ने की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान रहमत अली मसूद ने परिवार का एक युवक नाराज होकर अपने ही मकान के ऊपर तल पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। वहीं आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। तो वहीं श्रावस्ती की भिगना पुलिस ने सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार मौर्य निवासी मुरवानपुरवा और मछलीवा को गिरफ्तार किया। वह मृतक कल्लू की हत्या कर शव नाले में फेंकने का आरोपी है। घटना 30 जनवरी को शराब पिलाकर पैसों के विवाद में हुई थी। आरोपी ने सिर पर फट्टे से वार कर और गला दबाकर हत्या की थी। वहीं पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल आपको बता दें कट्टा और डिस्क व मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दिनांक 4/2/26 को थाना भिंगा में मुकदमा अपराध संख्या 52/26 धारा 103(1), 318(4), 238 बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। उक्त मुकदमे का थाना भिंगा द्वारा परिस्थितिजनक साक्ष्यों, सर्विलांस की मदद और चक्षुदर्शी साक्ष्यों के आधार पर सफल अनावरण कर लिया गया है। संज्ञान में आया कि मृतक को अभियुक्त किशन कुमार द्वारा 30/1/26 की रात को शराब पिलाया गया और उसके बाद दोनों में पैसे के लेन देन पे झगड़ा हुआ, जिसके चलते अभियुक्त द्वारा मृतक के सर पे लकड़ी के डंडे से प्रहार किया गया, जिससे वह गिर गया। इसके बाद अभियुक्त द्वारा मृतक का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को पास के नाले में फेंक दिया। कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो घटना में प्रयुक्त लकड़ी का फट्टा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
तो वहीं बिजनौर के नजीबाबाद में चाइनीज मांझे की बिक्री के चलते गंभीर हादसा हुआ। बैंक का कर्मचारी रुड़की के नगीना जा रहा था, तभी मांझे की कटिंग से उसकी नाक कट गई। उन्हें नजीबाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नाक में 2-3 टाके लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चाइनीज मांझे पर प्रतिबंधित के बाद भी जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में चाइनीज मांझे की बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही। आज एक बैंक कर्मचारी रुड़की से नगीना जा रहा था। इस दौरान नजीबाबाद क्षेत्र में बैंक कर्मचारी की नाक जो है चाइनीज मांझे से कट गई। उसे गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी नाक पर टाके लगाने पड़े। देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही अधिकारियों की बैठक बुलाकर कड़े निर्देश दिए थे कि कहीं भी किसी भी जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं की जाए। उसके बावजूद भी नजीबाबाद क्षेत्र में चाइनीज मांझे की बिक्री की जा रही है, जिसका आज देखने को मिला है कि जो बैंक कर्मचारी था वो गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब देखना यह है कि इसमें अधिकारी क्या जो है एक्शन लेते हैं। मैरन टीवी नेशनल के लिए प्रीतम सिंह, बिजनौर। तो वहीं गाजीपुर के नेहरू स्टेडियम में आज से 5 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई ने किया। इसमें देश की 6 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच यूपी पुलिस और गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज के बीच खेला जाएगा, जिसमें यूपी पुलिस ने 6-1 से जीत दर्ज की। वहीं धनराज पिल्लई ने खिलाड़ियों से मेहनत और लगन से खेलने की अपील की और कहा कि सभी खेल फेडरेशन के और बीसीसीआई से सीखने की जरूरत है। यह प्रतियोगिता 11 फरवरी तक चलेगी। कि हमारा देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ऐसे में क्रिकेट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। हॉकी हमारा पिछड़ता क्यों जा रहा है? देखिए, क्रिकेट एक मुकाम पर ऐसे मुकाम पर पहुंचा है कि कोई फेडरेशन उसको छू नहीं सकता। पुराने खिलाड़ियों को भी उन्होंने साथ में रखा है, चाहे वो सुनील गावस्कर साहब हो या कपिल देव साहब हो या रॉजर बेनी साहब हो, बीसीसीआई के वो प्रेसिडेंट रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि पुराने खिलाड़ियों को भी है ना ऐसा मौका देना चाहिए कि फेडरेशन में काम करें। और क्रिकेट से सीखने की बहुत जरूरत है हर वो फेडरेशन को, ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉकी को, सब फेडरेशन को क्रिकेट से सीखना बहुत जरूरी है। नो डाउट क्रिकेट में पैसा बहुत आ गया है। हर वो चैनल, हर वो पत्रकार, हर वो न्यूज़ चैनल और हर न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के बारे में ही दिखाता है। मुझे खुशी है कि हर वो खिलाड़ी को वो जो सम्मान मिलना चाहिए एज अ प्लेयर। जैसे आप देखे होंगे कि अभी 14 साल का लड़का सूर्यवंशी जैसा खेल रहा है अपने देश के लिए, तो मुझे लगता है कि हर वो फेडरेशन को पुराने खिलाड़ियों के बारे में सोचना भी चाहिए। हॉकी टफ और काफी दमदार गेम होता है, दम की जरूरत होती है, उसके बावजूद भी इतना पिछड़ा क्यों? पिछड़ा नहीं है। मैं आप लोगों से ही सवाल करूंगा, अगर आप लोग भी थोड़ा बहुत हॉकी को और दूसरे खेलों को बढ़ावा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप पूर्वांचल में आए हैं जी, और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी बहुत है ना गरीब घर से निकला हूँ और हॉकी एक ऐसा खेल है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग ही खेलते हैं। और मैं हर वो बच्चे से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यही कहूँगा कि मेहनत से अपनी मुकाम पर पहुँचने की कोशिश करें और जिस वक्त आप मैदान में रहते हो लगन के साथ काम करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का नाम रोशन। तो
वहीं बरेली में देर रात भमोरा पुलिस ने रमपुरा बुजुर्ग अंडरपास के पास 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्यवाही के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। तलाशी में 2 चोरी की बाइक, लूट गए मोबाइल फोन और अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। हाल ही में थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत हुई बाइक चोरी की घटनाओं तथा अन्य घटनाओं के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में घटनाओं के अनावरण हेतु विविध टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सर्विलांस संबंधी टीम तथा पूर्व के अपराधियों को ट्रेस करने के लिए टीम तथा क्षेत्र में निरंतर चेकिंग और निगरानी की जा रही थी। इसी क्रम में इंटेलिजेंस डेवलप हुई कि 2 व्यक्तियों को थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत रमपुरा अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। आवश्यक एहतियात बरतते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों व्यक्तियों को जो रुकने के लिए चेकिंग के लिए कहा गया। इनके द्वारा जो ये रुके नहीं, पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके जो एक की पहचान जफरुद्दीन जो कि थाना भोजीपुरा का रहने वाला है तथा दूसरा व्यक्ति सुदामा जो कि थाना इज्जतनगर का रहने वाला है के रूप में हुई। इनके चेकिंग की गई। इनके पास से जो चोरी की 2 बाइकें जो देवचरा एवं अन्य क्षेत्र से चोरी की गई थी बरामद हुई तथा 2 नाजायज तमंचा में जिंदा कारतूस बरामद हुए तथा 4 अदद मोबाइल, जिनमें 2 मोबाइल गतमहा थाना इज्जतनगर के विलेधाम क्षेत्र अंतर्गत लूट की घटना कारित इनके द्वारा की गई थी। उसमें जो 2 मोबाइल लूटे गए थे वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका दोनों का वृहद आपराधिक इतिहास है। अन्य जनपदों गाजियाबाद और सीतापुर से भी ये पूर्व में संगीन धाराओं में जेल में गए हैं। आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस के भी इन पर मुकदमे हैं। पूछताछ के दौरान इनका एक साथी है आसिफ, उसका नाम भी प्रकाश में आया है। इन सभी घटनाओं में आसिफ भी इनके साथ में सम्मिलित था। उसकी जो नियमानुसार गिरफ्तारी की जाएगी। इनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास के आधार पर भविष्य में भी कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। इलाज हेतु इनको सीएससी एडमिट करा दिया गया है तथा इनको जो रिमांड हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष नियमानुसार। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आरएनटीवी नेशनल। तो वहीं बिजनौर में हरिद्वार से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। तो वहीं आपको बताते चले, पुलिस अभिषेक ने मंडाली थाना क्षेत्र में अन्य रूटों पर पुलिस बल तैनात किया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम किए गए। साथ ही पुलिस हर मुहैया पर तैनात नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ रूट डाइवर्ट भी किए गए। मंडवाली थाना प्रभारी राकेश कुमार ने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की। मोटा महादेव मंदिर और अन्य प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने जंगली जानवरों और अन्य खतरों से बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों का निरीक्षण भी किया गया। तो वहीं हरदोई में बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने कहा कि नया बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। मंत्री और विधायक गली गली जाकर जनता को इसके फायदे समझाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना बजट पढ़े विरोध करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विवादित सीरीज घूसखोर पंडित पर उन्होंने कहा कि किसी भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल गलत है और सेंसर बोर्ड मामले की जांच करेगा। अमेरिका और यूरोप के साथ हालिया व्यापार समझौतों से भारत को फायदा हुआ है और उद्योग सुरक्षित है। तो उस पर जो है आम आदमी और गरीबों का बड़ा फायदा होगा वगैरह वगैरह। तो उसमें जो एक जो मेन उसका जो पॉइंट था वो तेल खरीदना था, जो उनका ट्रम्प का जो फोकस था। प्रश्न ये है हमारा, जो हम तेल अभी तक रूस से खरीद रहे थे वो हमको 62 से 65 पर बैरल मिल रहा है डॉलर, और अब जो हम खरीदेंगे क्योंकि हमारी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी वैसे यहाँ तक आने में, तो 70 बैरल पर डॉलर लगभग आएगा। और अगर हम महंगा खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है पेट्रोल पंप जो हमारे डीजल वगैरह है तो महंगाई बेचेंगे, कीमत बढ़ानी पड़ेगी। और पेट्रोल डीजल की जब कीमत बढ़ती है तो उसका सीधा असर आम आदमी पे ज्यादा पड़ता है। डीजल किसान खरीदेगा तो उसको महंगा पड़ेगा और उसका कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। किस तरीके से इसको फेयर समझते हैं? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो मल्टीलैटरलिज्म के आधार पे पिछले 30 साल से चल रहा था। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट वो समाप्त हुआ और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर किया। पूरी व्यवस्था बनी कि आपस में 2-2 देश संधि न करें, पूरे विश्व की एक व्यवस्था हो। उस व्यवस्था का पिछले 30 साल में भारत को लाभ मिला और हमारे एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया में पहुंचे। हाँ, जब ये हो रहा था तो सबके मन में शंका थी कि
कहीं हमारे बाजार पे कब्जा ना कर लें विदेशी कंपनियां। तो दोनों चीज हुई, विदेश का माल भी आया लेकिन ज्यादा माल हमारा गया और हमारी आर्थिक प्रगति उससे हुई। अब पिछले 1-1.5 साल में एक परिवर्तन हुआ कि मल्टीलैटरलिज्म से हम लोग बायलैटरलिज्म की ओर बढ़ गए, अमेरिका के मुख्य रूप से कारण। तो अब एक एक करके देशों के साथ में हमारे व्यापार समझौते हो रहे हैं। जैसा विधायक जी ने बोला, हमारा व्यापार समझौता सबसे मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ। यूरोपियन यूनियन ने भी उसको गौरव के साथ रखा कि सबसे ज्यादा है $25 बिलियन, ऐसे कुछ ने बताया कि इतना व्यापार दोनों समूह का इस प्रकार होगा। शायद उसी को बेस बनाकर ट्रम्प और अब जी ट्रम्प के साथ, मतलब अमेरिका के साथ में भी हमारा इसी प्रकार का समझौता हुआ। इस बड़ी बात को समझना होगा कि दुनिया की व्यापार व्यवस्था अचानक बदल गई है और सब देश अब मल्टीलैटरलिज्म के बजाय बायलैटरलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें हमें हमारे भारत के बाजार की इतनी गहराई है कि हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो समय 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया, हमारे कुछ समय के लिए हमारे उद्योग प्रभावित हुए, लेकिन हमारा माल अच्छा है, हमारा दाम कम है, तो तुरंत ही दूसरे मार्केट्स हमको मिलने लगे और हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े से ही कम हुए। जितना अमेरिका से कम हुआ उससे बहुत ज्यादा हमने बढ़ा लिया। ये हमारे कामगारों की काबिलियत है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की काबिलियत है कि जब हमारा माल अच्छा है, हमारा दाम कम है, तो मार्केट में तो हम टिकेंगे ही। अमेरिका नहीं होगा तो यूरोप में होगा, यूरोप नहीं होगा तो अफ्रीका में होगा। लेकिन आज हमारी डील अमेरिका के साथ भी अच्छी हो गई है, यूरोप के साथ भी अच्छी हो गई है और साथ साथ ब्रिक्स नेशन भी आपस में बढ़ चढ़ के व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने तो यही शर्त रख दी ना कि अगर आप तेल रूस से दोबारा से खरीदेंगे या कुछ इसमें नेगोशिएशन करेंगे तो हम फिर से टैरिफ 50%। मैंने आपको ओवरऑल बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि हम बायलैटरलिज्म की ओर आ गए ना। अब हमको दो देशों के बीच में समझौते करने होंगे। ये जीवन की वास्तविकता है जो जियोपॉलिटिक्स में परिवर्तन हुआ है। उसके अनुसार मैं समझता हूँ जो हमारी डील अमेरिका के साथ हुई है, यूरोप के साथ हुई है, बहुत ही अच्छी ट्रेड डील हुई है और उससे हमारे किसानों को भी लाभ मिलेगा, हमारे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए आनंद टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।